टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल क्लास। अब तक हमारे चैनल पर यूजीसी नेट या अदर स्टेट में लगी रचनाओं और रचनाकारक कविताओं या कहानियों, नाटक, उपन्यासों को पढ़ाया जाता था। आज से मैं प्रारंभ करती हूँ टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल क्लास संख्या 1, जिसमें हम क्रम से हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे, फिर व्याकरण की तरफ बढ़ेंगे, काव्यशास्त्र को भी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। क्लास संख्या 1। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। अगर हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य को लेखन या लिखने का प्रयास किसने किया था या किस पद्धति से हुई थी, सर्वप्रथम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके अलग अलग टॉपिक हैं, किसने पहले प्रयास किया, किसने किस क्रम से प्रयास किया, वर्णानुक्रम पद्धति से या कालानुक्रम पद्धति से। फिर उसके बाद हम आदिकाल, फिर भक्तिकाल, रीतिकाल, इस तरह अन्य कालों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हिंदी साहित्य का प्रारंभ इसी टॉपिक से होता है। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। इसका प्रयोग किसने किया था? तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचनाओं में किया था। शिव सिंह सरोज में इसी पद्धति का प्रयोग हुआ है, आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। और गारसा दत्तासी की रचना है इस्तवार द लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी। इसमें सर्वप्रथम इनका वर्णानुक्रम पद्धति से ही प्रयोग हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, अगली पद्धति को देखते हैं कि अगली पद्धति क्या है। तो कालानुक्रम पद्धति। इसमें क्या होता है, काल के क्रम के अनुसार ही रचनाकारों का जीवन परिचय व उनकी रचनाओं को लिया जाता था। और वर्णानुक्रम पद्धति में आप देखेंगे, इसका हम पूरा विश्लेषण भी देखेंगे, व्याख्या के साथ देखेंगे। अभी यहाँ पे शॉर्ट में है, आगे आप व्याख्या देखेंगे। तो पहले देखते हैं किसने इस पद्धति का प्रयोग किया। तो कालानुक्रम पद्धति जो है ग्रियर्सन और मिश्र बंधु की रचनाओं में मिलता है। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इसका प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने किया था अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में। और अगली जो पद्धति है सर्वमान पद्धति, इसी को माना जाता है और इसका प्रयोग किया था हिंदी साहित्य के इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर हम पहली पद्धति को देखेंगे, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति जो है वर्णों के क्रम से, ठीक, वर्णों के क्रम से प्रारंभ होती है और रचनाकारों का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का विशेष वर्णन यहाँ पर होता है। इसे हम वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह शब्दकोश की तरह होता है। जिस तरह शब्दकोश होते हैं, अ से शुरू होते हैं, फिर आगे अन्य अक्षरों को लेते चलते हैं, पूरे 52 अक्षरों को। तो यहाँ पर देखेंगे यह सबसे प्राचीन पद्धति है, ठीक, और यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले किसको रखा गया है। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी रचनाओं में इस्तवार द लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी, तासी ने, जो गारसा दत्तासी जी हैं, उन्होंने सबसे पहले हेमंत अंगद को रखा था और अंतिम जो कवि था उनका हेमंत था, ठीक। सर्वप्रथम कवि इसमें अंगद, फिर आपके हेमंत, ये अंतिम कवि थे हेमंत पंत। और यह जन्म से नहीं नाम से, ठीक, जन्म कि किसका सर्वप्रथम जन्म हुआ इससे नहीं मायने रखता था। सर्वप्रथम मायने रखता था कि उसके नाम का क्रम क्या है, इसी से इस पद्धति का विकास हुआ था। और यह पद्धति तासी व सेंगर ने अपनाई है, यह पहले ही बताया गया है। अगली जो पद्धति है दूसरी, कालानुक्रम पद्धति। जन्म के अनुसार रचनाकारों का इसमें परिचय देना होता था और इसमें ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका परिचय दिया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित है। और पुस्तक के रूप में इसे आप देखेंगे, ये 1889 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने काल के क्रम के अनुसार रचनाकारों का संपूर्ण परिचय दिया था। और यह पद्धति लेखन की काफ़ी लोकप्रिय व प्रचलित
प्रचलित पद्धति रही है। तो इस प्रकार से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि इतिहास लेखन की कौन सी पद्धति सबसे लोकप्रिय व प्रचलित रही है, तो कालानुक्रम पद्धति है। अगली पद्धति है, इसका प्रयोग आप देखेंगे गणपति चंद्र गुप्त ने किया था। अपनी रचना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1964 में इसका प्रथम और द्वितीय पार्ट आप देखेंगे 65 में प्रकाशित हुआ था। इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण, भाषा का जो विकास क्रम रहता है, किस प्रकार से भाषा सुसंगठित होते हुए आगे बढ़ती चलती, उसका ध्यान रखा जाता था। और रचनाकार का युगीन जो युगों की जो परिस्थितियां थी, उसका प्रभाव भी इसमें रखा जाता था और उनको ध्यान में रख कर ही इतिहास को लिखा गया था। तो इसे वैज्ञानिक पद्धति कहा गया है। और देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बौद्धिक प्रवृत्ति इसमें प्रयोग की गई थी। और यह प्रश्न आपके यूपी टीजीटी में आ चुका है, 2021 में आया था। और इसमें देखिए आप, जैसे गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1964-65। आगे बढ़ते हैं, अगली पद्धति देखते हैं, विधेयवादी पद्धति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्धति, पेपर में पूछे जाने वाली पद्धतियां हैं और रामचंद्र शुक्ल की यह पद्धति है। रचनाकार का परिचय निम्नवत तरीके से दिया जाता था। कैसे? कालानुक्रम पद्धति को अपनाकर रचनाकार का परिचय दिया जाता था। फिर प्रवृत्ति क्या होती थी, आप देखेंगे हर काल की इन्होंने प्रवृत्तियां दी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमेशा उसको पढ़ते रहिए, पेजिंग करके उसको पढ़िए। 3-4 पेज प्रतिदिन पढ़िए। पढ़ते पढ़ते लगभग 300 प्लस पेज हैं आपके ख़त्म हो जाएंगे। और काफ़ी अच्छी पुस्तक है अगर हिंदी साहित्य को समझना है तो। उन्होंने हर युग की प्रवृत्तियों का विश्लेषण उसमें किया हुआ है। और तुलनात्मक दृष्टिकोण, तुलना का इनका दृष्टिकोण रहता था और यह सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति कही गई है। और इसके प्रथम प्रयोगकर्ता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में है, तथा अगर इसके जनक को देखा जाए तो 3 इतिहासकार इसके जनक हैं। ये भी प्रश्न बन सकता है कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, तो 3 इतिहासकार पेपर में आते हैं, बराबर आते हैं। अगली पद्धति को देखते हैं, आलोचनात्मक पद्धति। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रचनाकार से ज़्यादा रचना की जो रचना, उनकी रचनाकार की जो रचना रहती थी, उस पर मूल्यांकन करते थे और उसी पर बल देते थे। और किस प्रकार से रचनाकारों के साथ साथ रचना की शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचना का जो एक समीक्षात्मक रूप से इन्होंने इसमें वर्णन किया है। और ये आधा अधूरा इतिहास है। हम इनके इतिहास ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। आगे क्लासेस अब उन्हीं पर रहेगी। प्रतिदिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन मैं एक क्लास आपको ज़रूर करवाऊं। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये आधा अधूरा इतिहास है इसमें। अगली पद्धति है समाजशास्त्री पद्धति। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। रचनाकार के परिचय के साथ साथ इस बात पे बल दिया था कि उसने अपनी रचना से समाज पे क्या प्रभाव डाला है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, एक ऐसी रचना भक्ति काल की तुलसीदास की रामचरितमानस, पूरे जनमानस पे उसका एक अलग लोक मंगल की भावना पूरे लगभग पूरे भारत में, पूरे हिंदू धर्म में इस पुस्तक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। रामचरितमानस, इसका समाज में बहुत प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस पद्धति में इसी का प्रयोग होता था। और इसमें हम कामायनी को भी रख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से यह पद्धति आपकी कंप्लीट हुई। आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। हम इसी तरह अपने यूपी टीजीटी पीएचडी की तैयारी को, यहाँ तैयारी नहीं, एक तरह से रिवीजन कह सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम समय है। चुनाव के बाद आपकी परीक्षाएं सभी स्टेट की जो रुकी हुई हैं प्रारंभ हो जाएंगी। यूपी में भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है, जो 51 विज्ञापन संख्या 51 है, उसके फॉर्म ओपन हो सकते हैं। विद्यार्थियों ने मांग की है, पेपर में निकल भी चुका है कि ज़रूर ओपन कराया जाए। तो अगर ओपन होता है तो आप अगर नेट क्वालिफाई हैं ज़रूर भरिएगा। तो लगभग सभी एग्ज़ाम आप जीआईएससी, एलटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी पीएचडी, ईएमआरएस सभी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। आप अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास का एक रिवीजन ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक
हमारा क्या रहेगा, हिंदी साहित्य के स्रोत, कहाँ किन स्रोतों से हमने हिंदी साहित्य का जो लेखन है उसका कार्य आगे किया। धन्यवाद।